हेलो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता भाग 3। इसे पीटी प्लस मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। और ये जो सेक्टर होगा वो काफी हड़प्पा सभ्यता का कोर एरिया वाला सेक्टर है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी विकास, धर्म का विकास हम लोग देखेंगे। तो ये हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आर्थिक स्थिति को देखते हैं कि किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक स्थिति डेवलप किया था और कैसे आर्थिक स्थिति लोगों की थी। तो देखिए शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो आर्थिक आधार था वो था कृषि। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य आर्थिक आधार कृषि था, पशुपालन, शिल्प, वाणिज्य, व्यापार था। ठीक है, अगर पूछ दे कि हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक आधार, मुख्य आर्थिक आधार क्या था, तो कृषि था। ठीक है, उसके बाद पशुपालन, शिल्प और वाणिज्य, व्यापार। अगर वो चारों को देते हैं और ऑप्शन लगाते हैं कि ए में 1 2 3 और बी में 2 3 4, तो अगर हमको ये चारों ऑप्शन दिखता है तो चारों ऑप्शन को हमको टिक करना होगा। ठीक है, तो आगे चलिए। देखिए, कृषि कार्य के लिए कांसे एवं पत्थर के उपकरण का उपयोग किए जाते थे। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, परंतु हड़प्पा काल में फाल नहीं मिला है। जुते हुए खेत मिले हैं, हल मिले हैं, लेकिन फाल जो है इस काल में नहीं मिला है। ठीक है, देखिए मोहनजोदड़ो बनवाली से मिट्टी से निर्मित हल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सर्वप्रथम कपास की खेती सिंधु सभ्यता में प्रारंभ हुई है ना। लेकिन इसमें इस काल में कपास को सिंडन भी कहा जाता था। ठीक है, वही बड़े पेड़ पौधे पीपल, खजूर, नीम, केला आदि के साक्ष्य मिलते हैं, है ना। देखिए मटर की एक प्रजाति मिली जिसे ब्रांसिका जूसी कहा जाता है ना। ब्रांसिका जूसी नामक प्रजाति पाई जाती थी हड़प्पा सभ्यता में, है ना। उसी प्रकार गेहूं, जौ, तिल की खेती होती थी। गेहूं की खेती मोहनजोदड़ो हड़प्पा से पाया गया है, साक्ष्य जो मिले हैं। उसी प्रकार जौ मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अगर हम चावल की बात करें तो हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर से चावल के साक्ष्य में मिलते हैं। ठीक, अब देखिए पशुपालन। पहले तो कृषि को हमने देख लिया, अब देखते हैं पशुपालन। तो पशुपालन में लोग कुबड़ वाले बैल, भैंस, गाय, बकरी, शुअर पालते थे। गुजरात के लोग हाथी पालते थे। याद रखिए, गुजरात के लोग हाथी पालते थे। बाघ के चित्र का केवल प्रयोग सिंध के स्थलों में हुआ है। ठीक है, बाघ के चित्र का प्रयोग केवल सिंध के स्थलों में हुआ है, किंतु एकमात्र स्थल है कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा के मुहर पर व्याघ्र मतलब बाघ के चित्रण मिले हैं। पालतू पशुओं में देखिए, पालतू पशुओं का उपयोग कृषि के लिए, परिवहन के लिए, विपणन के लिए और भोजन के लिए किया जाता था। ठीक, अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल में जो पालतू पशु थे उनका उपयोग कृषि के लिए नहीं किया जाता था, परिवहन के लिए नहीं किया जाता था, विपणन के लिए नहीं किया जाता था, सिर्फ और सिर्फ भोजन के लिए किया जाता था। ठीक है, तो आगे चलिए। देखिए अब आते हैं शिल्प पे। ये शिल्प व्यवस्था में मिट्टी, है ना, धातु के मृदभांड, ईंट बनाए जाते थे। मिट्टी की ईंट, धातु के मृदभांड, मिट्टी और धातु के मृदभांड, ईंट, मन के मुहर, मूर्तियां बनाई जाती थी। ठीक है, ये चौधरों से मनका बनाने के साक्ष्य मिलते हैं। मनका जो गले में पहनते थे, तो मनका बनाने के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से गोमेद, फिरोजा, लाल पत्थर, सेलखड़ी, सोने, चांदी के मनके बनाए जाते थे। ठीक है, चौधरों से। ये बालाकोट एवं लोथल से सीप उद्योग के साक्ष्य मिलता है। अगर पूछ दे कि सीप उद्योग के साक्ष्य कहाँ से मिलते, तो बालाकोट और लोथल से। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा सभ्यता में वाणिज्य व्यापार अति महत्वपूर्ण रहा था। सही बात है, क्योंकि नगरीय सभ्यता आती है। नगरीय सभ्यता की एक महत्वपूर्ण तत्व होता है, वो होता है वाणिज्य व्यापार। इसके अधिकांश नगर व्यापारिक मार्ग पर बसे हुए थे। जैसे आप देख लेते हैं सुदका गिंडो, सुदका को, बालाकोट, डाबरकोट। तो इस सभी जितने भी स्थल थे वो सब व्यापारिक मार्ग पर बसे हुए थे, है ना। व्यापार जल एवं थल दोनों मार्ग से होता था। ठीक है, हड़प्पा का विदेशी व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। मिस्र से, बहरीन से, ओमान से, सीरिया से हड़प्पा सभ्यता का विदेशी व्यापार होता था। ठीक है, अब देखिए ये डामर और चांदी मेसोपोटामिया से मंगाए जाते थे। चांदी, टीन, सीसा,
लार्जबद मनी अफगानिस्तान से मंगाए जाते थे, अलवस्ट तांबा सीसा राजस्थान से मंगाए जाते थे, शंख घोंघा फारस की खाड़ी से, और लार्जबद मनी बदख्वासा से मंगाए जाते थे, आयात किए जाते थे इन सारे जो है वस्तुओं का। ठीक है, अब निर्यात की वस्तुओं में देखते हैं कि हम लोग निर्यात क्या करते थे। तो लोथल से बनी सीप की मूर्तियां, हाथी दांत की वस्तुएं, कपास एवं अनाज हम लोग निर्यात करते थे। देखिए बहुत कम ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो हम लोगों ने निर्यात किया है दूसरे जो है सभ्यता को, क्योंकि हम लोग ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोगों ने ऐसी वस्तुओं का निर्यात किया है जिसका जो है मतलब जल्दी ही जो है नष्ट होने वाली जो वस्तुएं हैं, ऐसी वस्तुएं का हम लोगों ने निर्यात किया है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता वासियों ने। अब चलते हैं, देखिए अब हड़प्पा सभ्यता में व्यापार शहर से विदेश, है ना, शहर से विदेश में मतलब यहाँ से जो शहर थे वहां से दूसरी सभ्यता में, विदेश में, शहर से शहर में, और शहर से गांव के बीच में होता था। जैसे कि मेसोपोटामिया के शासक सारगोन, देखिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है, मेसोपोटामिया के शासक सारगोन यह दावा करता है कि दिलमन माकन एवं मेलुहा के व्यापारी उसके राजधानी में लंगर डालते हैं। इसका प्रतीकात्मक अर्थ है कि उसके राजधानी में जहाज रोकते हैं और वहां से सामान लादते हैं, सामान यहाँ से ले जाकर वहां बेचते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिलमन की पहचान बहरीन से की गई है, माकन की पहचान बलूचिस्तान से, और मेलुहा की पहचान हड़प्पा से हुई है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए अब आते हैं हड़प्पाई समाज पर। तो हड़प्पाई समाज जो है कई चरणों में विभाजित था, है ना। विभाजित होने के कुछ साक्ष्य हैं कि कैसे विभाजित था, किन आधारों पर हम बोल सकते हैं कि हड़प्पाई समाज विभाजित था। तो पहला था कि नगर के निर्माण के आधार पर हम देखते हैं, है ना, नगरों के आकार प्रकार पर, शवाधान पद्धति के आधार पर हम देखते हैं कि हड़प्पाई समाज बहुस्तरीय नजर आती है, जो है एक से अधिक स्तर में विभाजित नजर आती है। आप लोगों ने देखा होगा कई जो ऐसे शहर थे वो 2 क्षेत्रों में विभाजित थे, कई एक शहर थे उनका विभाजन नहीं हुआ था, कई ऐसे शहर थे उनका विभाजन 3 क्षेत्रों में था। तो ये जो है सामाजिक विभाजन को प्रदर्शित करता है। दूसरा जो है सामाजिक विभाजन को प्रदर्शित करता है उसका जो साक्ष्य में मिलता है शवाधान पद्धति से। ठीक है, देखिए अब शवाधान पद्धति में क्या है कि अगर कोई शव को दफनाया गया है, ठीक है, तो अब केवल व्यक्ति को ही दफना दिया गया, ठीक, उसके साथ कोई ऐसी सामग्री नहीं दफनाई गई। तो इससे सब प्रतीत होता है कि इस व्यक्ति का सामाजिक जो आधार है ना, वो उतना उत्कृष्ट उत्तम नहीं रहा था। ठीक, अगर कोई व्यक्ति को दफनाया गया है और उसके साथ बहुत सारी चीजें जो लग्जरियस गुड्स हम कहेंगे उस समय के लिए, बहुत सारी चीजें दफनाई गई है, खाने पीने की वस्तुएं, रखने की वस्तुएं, लगाने की वस्तुएं, जैसे इत्र हो गया वगैरह, तो ऐसा जो है प्रतीत होता है कि इस व्यक्ति का सामाजिक आधार काफी उन्नत रहा होगा। समझे? तो इस तरीके से अब देखते हैं कि हड़प्पाई समाज जो है 4 वर्णों पर आधारित था। हड़प्पाई समाज में 4 वर्ण थे। कौन कौन थे भाई? तो एक था योद्धा वर्ण, दूसरा था विद्वान, व्यापारी और श्रमिक। ये 4 वर्णों में विभाजित था हड़प्पाई समाज। ठीक है, अब देखिए हड़प्पाई समाज में 4 प्रकार की प्रजातियां भी निवास करती थी। तो सबसे पहले जो सबसे अधिक जो प्रजातियां निवास करते थे उनका नाम था भूमध्य सागरीय, जो सर्वाधिक मात्रा में निवास करते थे। उसके बाद प्रोटोस्टोलाइड, मंगोलाइड, है ना, और अल्पाइन। तो याद रखिएगा, भूमध्य सागरीय, प्रोटोस्टोलाइड, मंगोलाइड, अल्पाइन। लेकिन है ना, निग्रो प्रजाति के लोग निवास नहीं करते थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निग्रो प्रजाति के लोग निवास नहीं करते थे, है ना। अब देखिए स्त्री मृण मूर्तियों की संख्या को देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक समाज रहा होगा। ठीक है, क्योंकि इस काल में देवताओं से अधिक देवियों की जो मूर्तियां मिली है, महिलाओं की मूर्तियां बहुत अधिक मात्रा में मिली है। ठीक है, तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल में महिलाओं की जो सत्ता थी, महिलाओं का जो वर्चस्व था वो अधिक था, इसलिए से मातृसत्तात्मक समाज की जो कल्पना करते हैं लोग। आगे चलते देखिए, अनाजों के अवशेष तथा घरों में पाए गए जानवरों के हड्डियों, है ना, के आधार पर हमेशा प्रतीत होता है कि भोजन मांसाहार और शाकाहार, ठीक है, शाकाहार और मांसाहार दोनों रूपों में ग्रहण किया जाता था, है ना। इस काल में सूती वस्त्र प्रचलित था, ऊनी वस्त्र भी प्रचलित था। लोग सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र दोनों वस्त्र पहनते थे, है ना। इस काल में दास व्यवस्था का भी प्रचलन था।
आगे चलिए, चौधरों से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, जिसे सौंदर्य बोध, सौंदर्य प्रसाधन के रूप में हम लोग देखते हैं, है ना। धौलावीरा से मिट्टी के कंघा भी मिला है ना। आगे चलिए, देखिए मोहनजोदड़ो के साधन के रूप में, मनोरंजन के साधन के रूप में मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ खेलना, पासा खेलना, ये मनोरंजन के तौर पर वो लोग यूज करते थे इन चीजों का। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखिए हड़प्पाई धर्म, काफी इंपॉर्टेंट ये जो सेक्टर है ये हड़प्पाई धर्म, और यहाँ से हमेशा यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहा है। ठीक है, तो चलते हैं, इसको शुरू करते हैं, जिस तरीके से देखेंगे इसको। देखिए अब हड़प्पाई धर्म जो है, देखिए धर्म के दो रूप होते हैं, एक होता है अनुष्ठानिक रूप और एक होता है तत्व ज्ञान। ठीक है, अनुष्ठानिक रूप जो है हमको इसकी जानकारी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त साधु की मूर्ति से मिलती है, कि साधु की जो मूर्ति है उसे हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल में कोई अनुष्ठानिक चीजें हुआ करती थी, है ना, जैसे यज्ञ वगैरह ऐसा कुछ। तो अनुष्ठानिक चीज तो मिलता है, लेकिन तत्व ज्ञान की जानकारी हमको नहीं मिलती है। अब जो है जब तक लिपि नहीं पढ़ी जाती तब तक इसका तत्व ज्ञान की जानकारी हमको नहीं मिलेगी, है ना। तो आगे चलते हैं। देखिए अब इस काल में धर्म का बहुदेववादी स्वरूप था। हड़प्पाई लोग जो है एक देवता को नहीं मानते थे, इसमें बहुत सारी जो है देवियों की पूजा होती थी, देवताओं की पूजा होती थी, जिसमें पशुपति शिव की भी पूजा होती थी, है ना। बहुत सारे जो है इसमें मूर्तियां मिली है, तो ऐसा लगता है कि इस काल में जो है बहुदेववादी स्वरूप रहा होगा धर्म का। ठीक है, इस काल में देखिए देवी देवताओं की उपासना का प्रचलन था। ठीक है, चूंकि हड़प्पा सभ्यता में देवियों की पूजा दो रूपों में होती थी। हड़प्पा सभ्यता में देवियों की पूजा दो रूपों में होती थी, एक सौम्य रूप में और दूसरा रौद्र रूप में। ठीक है, एक सौम्य रूप में, है ना, और दूसरा रौद्र रूप में पूजा होती थी। बलूचिस्तान के कुल्ली से, बलूचिस्तान में एक जगह है कुल्ली, है ना, से नारी की मूर्तियां सौम्य रूप में मिली है। ठीक है, वहीं बलूचिस्तान के ही झौब से नारी की मूर्तियां रौद्र रूप में मिली है। तो नारियों की पूजा दो रूप में होती थी, सौम्य रूप में और रौद्र रूप में। ठीक है, अब चलिए कि इस काल में नारी की पूजा कुमारी के रूप में होती थी। याद रखिए, नारी की पूजा कुमारी के रूप में होती थी। वहीं एक स्त्री के गर्भ से पौधा का प्रस्फुटित होता दिखाई दिया गया है। यहाँ एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा है वो प्रस्फुटित हो रहा है। ये संभवतः पृथ्वी पूजा एवं उर्वरता की देवी की पूजा के रूप में प्रमाण मिलता है ना। इस उर्वरता की देवी के रूप में भी और पृथ्वी के पूजा के रूप में हम इसको मानते हैं। ठीक है, अतः इस काल में स्त्री तत्वों की प्रधानता थी, देवियों का महत्व अधिक था। ठीक है, हड़प्पा काल में, यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट, हड़प्पा काल में मंदिरों एवं पूजा स्थलों के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। देखिए देवी देवताओं के तो हमें साक्ष्य मिले हैं, है ना, लेकिन देवी देवताओं को की पूजा जो है मंदिरों में होती थी कि कोई ऐसा स्थल था, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है, क्योंकि हड़प्पा स्थल से हमें सिर्फ देवी देवताओं की मूर्तियां ही मिली है। ठीक है, अब लेकिन इस काल में जल पूजा था, अग्नि पूजा का पूजा प्रचलन था, है ना, वृक्ष पूजा, पशु पूजा होता था, प्रजनन शक्ति की पूजा देखिए मातृदेवी के रूप में होता था, है ना, मातृदेवी की पूजा होता था, सर्प पूजा, पशुपति शिव की पूजा प्रचलन में था, है, यानी कि देखिए धर्म का इहलौकिक स्वरूप था। इस काल में जो है धर्म का इहलौकिक स्वरूप था। जो भी पूजा होता था, जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे, वह स्वयं के लिए होता था। ठीक है, कि हमें सुखी संपन्न रखा जाए, है ना, और जो है सिर्फ इहलौकिक था, अपने लिए जो है इसमें धर्म का स्वरूप था। देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर योगी की मुद्रा में एक व्यक्ति का चित्र मिला है। देखिए मोहनजोदड़ो से एक व्यक्ति का चित्र मिला है जो योगी मुद्रा में है, से 3 मुख हैं। ठीक है, उसके देखिए यहाँ पे देखिए 3 मुख है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 मुख है ना। 2 इसके सिंग है, यहाँ पे देखिए 2 सिंग इसके निकले हुए हैं। ठीक है, 2 सिंग है। इसके दाईं ओर बाघ और हाथी है, दाईं ओर बाघ और हाथी, और बाईं ओर जो है भैंस और गेंडे हैं, है ना। यहाँ पे देखिए भैंस और गेंडे हैं बाईं ओर, है ना, और सामने 2 नीचे हरिन दिख रहे हैं, ये 2 हरिन है। ठीक है,
बैठे हुए हैं। मार्शल ने, जॉन मार्शल ने इन्हें पशुपति शिव कहा है। याद रखिए किसने कहा है, तो जॉन मार्शल ने। लिंग पूजा का सर्वाधिक प्रमाण हमें हड़प्पा काल में ही मिलता है। ठीक, आगे चलिए। हड़प्पा सभ्यता में भक्तिवाद, भक्तिवाद भी इस समय था। मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा की झलक मिलती है ना। इस काल में भक्तिवाद भी था और मृत्यु के बाद के जन्म की अवधारणा के जो है झलक भी इस काल में मिलती है। देखिए, बच्चों के गले में पड़ा तावीज, ठीक है, बच्चों के गले में पड़ा तावीज तंत्रवाद की ओर इशारा करता है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। पहला है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, है ना, तथा उसमें उसमें धार्मिक तत्व उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। देखिए, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, ये राइट, सही बात, सही कथन है ये। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही है। तो इनमें से दोनों सही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखिए, अब विज्ञान एवं तकनीकी, किस ऐसी जो है सभ्यता जिसमें विज्ञान और तकनीकी काफी उन्नत अवस्था में रहा था। तो हम इसको एक बार देखते हैं किस तरीके की तकनीकी का उपयोग करते थे। जो देखिए, हड़प्पाई लोग गणित एवं अंकमाला का इनको ज्ञान था, है ना, जिनका हमें जो है साक्ष्य मिलता है आगे, है ना। देखिए वे अपने जो है गणना में 16 ऐसे गुणकों का प्रयोग करते थे। जैसे हम देखते हैं कि ये जो है मोहनजोदड़ो से जो अन्नागार मिले हैं, स्नानागार मिले हैं, उसकी जो लंबाई और चौड़ाई है, ठीक है, नगरों की जो टाउन प्लानिंग है, वो उसका जो मेजरमेंट हुआ है वो लगभग एक गणितीय तौर पर हुआ है, जिसका जो है उसमें हमको प्रमाण मिलता है। ठीक है, उसी प्रकार गणना के ऊपरी स्तर पर दशमलव प्रणाली का उपयोग करते थे और निचले स्तर पर द्विविभाजन प्रणाली का प्रयोग करते थे हड़प्पाई लोग, है ना। देखिए, मापन के लिए फीट, क्यूबिक का भी प्रयोग करते थे। ये देखिए फीट है, क्यूबिक है ना, क्यूब है, तो मापन के लिए फीट और क्यूबिक का भी प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल से सीप, तांबे एवं हाथी दांत के स्केल मिले हैं। ये जो देखिए ये सब स्केल है, ठीक है, और ये बाट है ना। फिर उनकी उन्नत नगर निर्माण योजना, विकसित ज्यामिति, उनकी जो नगर निर्माण योजना है वो विकसित ज्यामिति की ओर इशारा करती है। मतलब जिस प्रकार से उन्होंने टाउन को बनाया है, आप हम लोग देखे हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो नगर है वो वेल प्लान्ड है, उनके जो सड़क है वो एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं। तो इनका जो प्रयोग है वो कहीं ना कहीं इन गणितीय अंकमालाओं से जो है पूरे तौर पर किया गया है उसमें। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे देखिए कि हाँ, उन्हें ग्रहों एवं नक्षत्रों का भी ज्ञान था, है ना। तो इसका प्रमाण हमको मिलता है कि हड़प्पा से एक मोहर मिला है जिसमें मछली के चित्र बना हुआ है, ठीक है, और चित्र पर 7 लकीरें खींची गई है ना। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें जो है ग्रहों और नक्षत्रों का भी ज्ञान था। इसके अतिरिक्त इन्हें तांबे एवं कांसे की ढलाई का ज्ञान था। वे तांबे और के साथ टीन मिलाकर के कांसा बनाते थे, है ना, तभी तो इन्हें हम जो है कांस्य सभ्यता भी कहते हैं, है ना। मूर्तियों के निर्माण में द्रव्यमोम विधि का प्रयोग करते थे। इस काल में लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है, इस काल में लोग लोहे से परिचित नहीं थे, याद रखिए, इस काल में लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पाई लोग चिकित्सा से भी परिचित थे, याद रखिए, हड़प्पाई लोग चिकित्सा से भी परिचित थे। कालीबंगा एवं लोथल से 2 ऐसे शिशु के नरकंकाल मिले हैं जिस पर शल्य क्रिया के, जिस पर ऑपरेशन के, है ना, साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, उनके नरकंकाल पर लगता है कि कभी इनको चीरा लगाया गया है, कभी ऑपरेशन किया गया है, इस पर कभी शल्य चिकित्सा किया गया है। तो उनको जो है मतलब शल्य क्रिया का भी ज्ञान था हड़प्पाई लोगों को, है ना। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक दृष्टिकोण नगर निर्माण योजना में अभिव्यक्त होता है, क्योंकि जिस तरीके से नगर बनाए हैं उन्होंने उसमें वैज्ञानिक तरीका हमें दिखता है। क्योंकि एक मतलब जो सड़क का निर्माण है, उनके जो है नाली का निर्माण है, उनके जो कुएं बनाए गए हैं, है ना, उनके जो एक मंजिल से दूसरे मंजिल के बीच में एक जो छत बनाए गए हैं, उनसे ऐसा लगता है कि ये लोग वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग
करते थे। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा सभ्यता में जल प्रबंधन पर विशेष बल दिया गया है। ये भी एक वैज्ञानिक पद्धति का सुंदर नमूना है ना। उसमें हाँ, उनके द्वारा कुएं का उद्देश्य नदी के दूषित पानी को साफ करना था। देखिए यहाँ पे दो प्रकार के जल प्रबंधन थे, एक था पीने योग्य पानी और दूसरा था गंदा पानी को बाहर निकालना। तो पीने योग्य पानी जो कुएं से निकाला करते थे, उनका जो लेयर था वो नदी के मतलब जो लेयर था उसके समानांतर होता था, है ना। तो क्योंकि उस समय ज्यादा गहरा कुआं खोद नहीं सकते थे, क्योंकि उस समय उपकरण नहीं थे ज्यादा, तो उनके जो है नदी के पानी पीने के एवज में उनके नदी के लेयर के समानांतर कुआं बनाते थे, ताकि उनके जो स्रोत से कुएं में पानी आता रहे। ठीक है, तो ये रहा उनका विज्ञान और तकनीकी, है ना। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।